7 स्टेट प्रोसेस मॉडल के ऊपर एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और इसलिए आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। बट सेवन स्टेट प्रोसेस मॉडल को समझने से पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल क्या होता है, और इसलिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल क्या होता है। बट 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल के लेक्चर में मैं तुम लोग को समझा रहा हूं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जो 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल है वो 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल का ही एक्सटेंशन है। तो मी एक्सप्लेनिंग यू व्हाट डू यू मीन बाय 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल इज मी एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल ओनली इनडायरेक्टली। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे और उसके बाद ये समझा जाएगा। बट उससे भी पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि तुम्हारा जो गंदा सा कंप्यूटर है, उस गंदे से कंप्यूटर के अंदर 2 टाइप की मेमोरीज एग्जिस्ट करती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम रैम भी कहते हैं। अब इमेजिन करो कि तुम्हें एक गंदा सा प्रोग्राम लिखना है ऑफ मल्टीप्लाइंग 2 नंबर्स, और तुम ये प्रोग्राम लिखते भी हो। अब जब तुम ये प्रोग्राम लिखोगे तो ऑब्वियसली तुम इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करोगे, राइट। अब जब तुम एक प्रोग्राम को सेव करोगे तो वो जो प्रोग्राम है वो तुम्हारे कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव होता है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जिंदगी भर के लिए थोड़ी तुम उस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करके रखोगे, कभी ना कभी तो एग्जीक्यूट करोगे। तो जब तुम उसको एग्जीक्यूट करते हो, जैसे ही तुम उसको एग्जीक्यूट करते हो वैसे ही वो जो प्रोग्राम है वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर आ जाता है। और जैसे वो प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर आ जाता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर आने के बाद नाउ दैट प्रोग्राम इज नो मोर अ प्रोग्राम, नाउ दैट प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, एंड अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज प्रोसेस। एकदम आसान भाषा में, जब तुम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो वो जो प्रोग्राम है वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर आ जाता है, और प्राइमरी मेमोरी के अंदर आने के बाद वो प्रोग्राम नहीं रहता, वो प्रोग्राम बन जाता है प्रोसेस। सेकेंडरी मेमोरी में वो प्रोग्राम था, प्राइमरी मेमोरी के अंदर आने के बाद वो प्रोग्राम अब प्रोग्राम नहीं रहता, वो प्रोग्राम प्रोसेस बन जाता है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज प्रोसेस, राइट। अब हम 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल को समझते हैं। 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल हमें क्या कहना चाहता है चीख के वो समझा जाएगा। अब सबसे पहले तुम्हें 2 चीजें समझने की जरूरत है। नंबर 1, प्रोसेस का मतलब क्या होता है? मैंने क्या बोला था? प्रोसेस का मतलब होता है प्रोग्राम विच इज इन इट्स एग्जीक्यूशन फेज। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज प्रोसेस। अब अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसका एंड गोल क्या होगा? उसका एंड गोल होगा कंप्लीटली एग्जीक्यूट होना, राइट। तो अब अगर एक प्रोग्राम को कंप्लीटली एग्जीक्यूट होना है, अगर उसको अपने एंड गोल तक पहुंचना है, तो ऐसा करने के लिए उसको 2 चीजों की जरूरत है, रैम और प्रोसेसर। जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस ऑलरेडी प्राइमरी मेमोरी के अंदर है, तो इसका मतलब प्रोसेस ऑलरेडी रैम के अंदर है, तो रैम तो इधर आ गया, प्रोसेसर की कमी है। तो ऐसा समझ लो, जो ये डायग्राम है जिसके ऊपर हम आने वाले हैं, इस डायग्राम के अंदर जो प्रोसेसर है हमारा वो इधर है, ये हमारा प्रोसेसर। ये दोनों डायग्राम सेम ही है, वो कैसे तुम लोग को बाद में पता चलेगा, उसका टेंशन मत लो। बट बेसिकली इस डायग्राम में हम शुरू इधर से करने वाला है, और जो दूसरी चीज थी जिसकी उसको जरूरत थी आफ्टर रैम विच इज प्रोसेसर, वो जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे। अभी के लिए तुम्हें इतना समझने की जरूरत है। अब मैंने तुम लोग को बोला था कि 2 चीजें समझने की जरूरत है, ये पहली चीज थी। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को क्या बोला था? स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को ये बोला था कि जब कोई प्रोग्राम तुम अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करते हो तो वो जो प्रोग्राम है वो तुम्हारे कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव होता है। तो अब जब तुम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो वो प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर आ जाता है, और जैसे वो प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है वो प्रोग्राम नहीं रहता, वो प्रोग्राम प्रोसेस बन जाता है। अब हम 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल की शुरुआत करते हैं। जब तुम्हारा प्रोग्राम प्रोसेस बनता है, जैसे प्रोग्राम प्रोसेस बनता है वैसे ही प्रोसेस बनने के बाद तुम्हारा जो प्रोसेस है उसका जो इनिशियल स्टेट है, उस इनिशियल स्टेट को हम कहते हैं न्यू। जैसे प्रोग्राम प्रोसेस बनता है उसका जो इनिशियल स्टेट होता है उसको हम कहते हैं न्यू। इनिशियली अ प्रोसेस इज इन द न्यू स्टेट। अब आगे की कहानी हम समझते हैं। 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल समझ जाएगा अभी।
इनिशियल स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यू। ओके, अब जब कोई भी प्रोसेस न्यू स्टेट में होता है, उस प्रोसेस को एडमिट किया जाता है आगे इनटू अ रेडी क्यू। अब हम इस डायग्राम से इस डायग्राम में शिफ्ट हो जाएंगे। ये दोनों डायग्राम सेम ही है, वो कैसे वो तुम लोग को बाद में पता चलेगा, उसका टेंशन मत लो, बट अभी के लिए इस डायग्राम के ऊपर हम शिफ्ट करेंगे। तो जब कोई भी प्रोसेस अपने न्यू स्टेट में होता है तो उस प्रोसेस को एडमिट किया जाता है इनटू समथिंग कॉल्ड एज रेडी क्यू। ये जो क्यू है, इस क्यू को हम कहते हैं रेडी क्यू। ठीक है, ये एक क्यू होती है। अब ये जो क्यू है, जरूरी तो नहीं है कि उसके अंदर एक ही प्रोसेस होगा, इस क्यू के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हो सकता है। तो अभी मान लो कि ये जो हमारा क्यू है, इस क्यू के अंदर जो डब्बे 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 दिख रहा है, ये सारे के सारे प्रोसेसेस है। और क्योंकि हमारा प्रोसेस आखिरी में आया है, इसलिए अब हमारा प्रोसेस इधर ऐड हो जाएगा आखिरी में, राइट। अब ये क्यू काम कैसे करता है, जो भी यहाँ पे पहला प्रोसेस होगा, ये पहला प्रोसेस आएगा इनटू द प्रोसेसर, और जब वो प्रोसेस प्रोसेसर के पास आएगा, प्रोसेसर के पास आने के बाद वो या तो इधर जा सकता है, या तो इधर जा सकता है, या तो इधर जा सकता है। किस सिचुएशन में वो किधर जाएगा प्रोसेस, ये मैं तुम लोग को अगेन बाद में बताऊंगा, उसका टेंशन अभी के लिए मत लो। अब जब वो प्रोसेस प्रोसेसर से चला जाएगा, तब अगला प्रोसेस आएगा, अगला प्रोसेस प्रोसेसर के पास आएगा, और जब अगला प्रोसेस प्रोसेसर के पास आएगा तो अगेन वो या तो इधर जा सकता है, या तो इधर जा सकता है, या तो इधर जा सकता है। जब वो प्रोसेस इधर से निकल जाएगा इन तीनों में से किसी एक रास्ते पे, तब अगला प्रोसेस आएगा। प्रोसेसर ऐसे काम करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे प्रोसेसेस है, और जो यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस है वो जाता है प्रोसेसर के पास। अब तुम पूछोगे कि भाई प्रोसेस प्रोसेसर के पास जाता कैसा है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिस्पैचर। डिस्पैचर एक प्रोग्राम होता है। डिस्पैचर क्या करता है, डिस्पैचर यहाँ का जो पहला प्रोसेस है, या बेसिकली यहाँ का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को डिस्पैच करता है इनटू द प्रोसेसर। प्रोसेसर प्रोसेस को प्रोसेस करता है। हमारा जो प्रोसेसर है वो यूनी प्रोसेसर है। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोसेसर एक समय पे एक ही प्रोसेस को प्रोसेस कर सकता है। तो बेसिकली डिस्पैचर ने क्या किया, डिस्पैचर ने इधर के प्रोसेस को डिस्पैच कर दिया इनटू द प्रोसेसर, और अब जो प्रोसेसर है, जो भी प्रोसेस उसके पास आया है, प्रोसेसर उस प्रोसेस को प्रोसेस कर रहा है। अब जब एक प्रोसेस प्रोसेसर के पास होता है, तब उसके बाद या तो वो इधर जा सकता है, या तो इधर जा सकता है, या तो इधर जा सकता है। अब तुम्हें जो चीज समझने की जरूरत है वो ये है कि जब एक प्रोसेस इस रेडी क्यू में होता है, तो इसका मतलब जो प्रोसेस है वो रेडी स्टेट में है। जब एक प्रोसेस प्रोसेसर के पास होता है, तब वो जो प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट में होता है, ठीक है। अब जब एक प्रोसेस प्रोसेसर के पास आता है, तो प्रोसेसर का काम होने के बाद या तो वो इधर जा सकता है, या तो वो इधर जा सकता है, या तो वो इधर जा सकता है। अब हम ये समझेंगे कि किस सिचुएशन में एक प्रोसेस प्रोसेसर के बाद इधर जाएगा, किस सिचुएशन में इधर जाएगा, और कौन से सिचुएशन में इधर जाएगा। मैंने तुम लोग को क्या बोला था, मैंने तुम लोग को यह बोला था कि प्रोसेस मतलब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन का एंड गोल क्या होता है, कंप्लीटली एग्जीक्यूट होना, जिसके लिए उसको दो चीजों की जरूरत थी, रैम और प्रोसेसर। रैम हमारे पास ऑलरेडी था, क्योंकि जब मैं प्रोसेस बोलता हूं तो इसका मतलब वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही है, मतलब वो रैम के अंदर ही है, तो रैम तो ऑलरेडी था। प्रोसेसर की जरूरत थी, अब हमारा प्रोसेस ऑलरेडी प्रोसेसर के अंदर ही है, अब प्रोसेसर भी मिल गया। तो अगर प्रोसेसर ने उस प्रोसेस को कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर दिया, अपने एंड गोल तक पहुंचा दिया, तो उस केस में जो प्रोसेस है वो रिलीज हो जाएगा। और अगर प्रोसेसर ने हमारे प्रोसेस को रिलीज कर दिया, मतलब अगर हमारा प्रोसेस रिलीज हो गया, तो वो पहुंच जाएगा एग्जिट स्टेट में, राइट। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अगर कोई प्रोसेस इस प्रोसेसर के पास है, तो जिंदगी भर के लिए वो प्रोसेस प्रोसेसर के पास नहीं रह सकता। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हर प्रोसेस को एक छोटा सा टाइम अलॉट होता है, उस समय के लिए ही वो प्रोसेस प्रोसेसर के पास रह सकता है। और अगर उस प्रोसेस को दिया गया टाइम कंप्लीट हो गया, या खत्म हो गया, या वो प्रोसेस टाइम आउट हो गया, तो उस केस में जो प्रोसेसर है वो उसको टाइम आउट कर देगा और भेज देगा इनटू रेडी क्यू अगेन, या इनटू रेडी स्टेट अगेन। अब ये बीच वाला कौन सा सिचुएशन है, देखो, अगर कोई प्रोसेस प्रोसेसर के पास है, एंड इफ
दैट प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन इवेंट टू ऑकर, तो उस केस में जो प्रोसेसर है वो उसको ब्लॉक्ड क्यू के अंदर भेज देता है। यहाँ पे सारे के सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं विच आर वेटिंग फॉर देयर इवेंट टू ऑकर, और जैसे जिस भी इवेंट के लिए वो प्रोसेस वेट कर रहे होता है, जैसे वो इवेंट ऑकर हो जाता है तो वो आगे चले जाते हैं। आगे चले जाता है का मतलब क्या होता है? आगे चले जाते हैं का मतलब वापस रेडी क्यू में उनको भेज दिया जाता है, या वापस रेडी स्टेट के अंदर उनको भेज दिया जाता है। एंड जब कोई भी प्रोसेस इस ब्लॉक्ड क्यू के अंदर होता है तो इसका मतलब यह है कि वो प्रोसेस ब्लॉक्ड स्टेट में है। अब तुम शायद से ये कह सकते हो कि यार तूने यहाँ पे बोला कि अगर कोई प्रोसेस प्रोसेसर के पास है एंड इफ दैट प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन इवेंट टू ऑकर, तो प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन इवेंट टू ऑकर इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट? अब देखो, तुमने एक प्रोग्राम लिखा है ऑफ मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स। अब अगर तुमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा है तो ऑब्वियसली तुम्हें दो नंबर्स तो इनपुट में देने पड़ेंगे, बट कॉलेज के जिस लड़की को तुम पसंद करते थे उसके साथ तो तुम व्हाट्सएप पे बातें करने में बिजी हो, जो पटने नहीं वाली बाय द वे, और उस चक्कर में तुम दो नंबर्स कभी इनपुट में देते ही नहीं। यू इनपुटिंग दोस टू नंबर्स इन एन इवेंट, and that process which is program under execution, program in execution basically, is waiting for an event to occur। हमारे भाषा में if this process जो प्रोसेसर के पास है, if this process is waiting for an event to occur, उस केस में जो प्रोसेसर है वो उस प्रोसेस को ब्लॉक्ड क्यू के अंदर भेज देता है। और जब कोई प्रोसेस ब्लॉक्ड क्यू के अंदर होता है तो इसका मतलब यह है कि वो प्रोसेस ब्लॉक्ड स्टेट में है। और जब वो इवेंट ऑकर हो जाता है, मतलब जिस इवेंट के लिए प्रोसेस वेट कर रहा है वो इवेंट ऑकर हो जाए, मतलब तुम्हारे केस में तुम्हें थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए उस लड़की से और तुम दो नंबर्स इनपुट कर दो, उस केस में वो इवेंट ऑकर हो जाएगा। और जब वो इवेंट ऑकर हो जाएगा तो जो ब्लॉक्ड क्यू के अंदर का जो प्रोसेस है वो आगे चला जाएगा टू रेडी स्टेट, टू रेडी क्यू। इस केस में मतलब अगर कोई प्रोसेस रेडी क्यू में है तो इसका मतलब वो रेडी स्टेट में है। तो बेसिकली ये 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल है, और 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल को 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेस है वो 5 स्टेट्स के अंदर हो सकता है। या तो न्यू स्टेट के अंदर हो सकता है, या तो रेडी स्टेट के अंदर हो सकता है, या तो रनिंग स्टेट के अंदर हो सकता है, या तो एग्जिट स्टेट के अंदर हो सकता है, या तो वो ब्लॉक स्टेट के अंदर हो सकता है। अब हम ये समझते हैं कि 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल का मतलब क्या होता है। 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल को समझने से पहले तुम्हें कुछ चीजें समझने की जरूरत है, और उन कुछ चीजों में से सबसे पहली चीज सबसे पहले हम समझते हैं। और सबसे पहली चीज समझने से पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ये जो सारी की सारी चीजें हो रही है वो प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम के अंदर हो रही है। और रैम की जो कैपेसिटी है या रैम की जो मेमोरी है या जो प्राइमरी मेमोरी है वो एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी बहुत कम होती है। प्राइमरी मेमोरी और रैम सेम ही होता है बाय द वे। जैसे कि हम सुनते हैं कि इस लैपटॉप का रैम 4 GB है, इस लैपटॉप का रैम 8 GB है, ठीक है। तो जो प्राइमरी मेमोरी है वो यूजुअली 4 GB की होती है, वो यूजुअली 8 GB की होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो यूजुअली 256 GB, वो यूजुअली 512 GB एक्सेट्रा 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 की होती है। तो बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी इज वे बिगर एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी छोटी होती है, रैम छोटी होती है बेसिकली। और ये जितनी भी सारी की सारी चीजें चल रही है ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर चल रही है। और क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर चल रही है इसीलिए ये जो रेडी क्यू की कैपेसिटी है या ये जो ब्लॉक क्यू की कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। अब जो पहली चीज तुम्हें समझने की जरूरत है, या वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके वजह से 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल को पिक्चर में आना पड़ा, अगर ये मैं तुम लोग को बताऊं तो अभी देखो रेडी क्यू की कैपेसिटी और ब्लॉक क्यू की कैपेसिटी लिमिटेड है। तो अभी मान लेते हैं कि रेडी क्यू की जो कैपेसिटी है वो फुल हो चुकी है। मान लेते हैं कि इसकी कैपेसिटी थी 50 प्रोसेसेस होल्ड करने की और इसके अंदर ऑलरेडी 50 प्रोसेसेस है, बट उसके बावजूद भी यहाँ से यानी कि न्यू स्टेट से प्रोसेसेस आए जा रहे। तो ये जो एक्स्ट्रा के प्रोसेसेस है उनको कहाँ पे स्टोर करेंगे, उनको कहाँ पे रखेंगे? उनको रखने के लिए तो जगह ही नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। एंड सेम हैपेंस विद ब्लॉक क्यू। मान लेते हैं कि ब्लॉक क्यू की जो कैपेसिटी है वो 50 प्रोसेसेस होल्ड करने की है और ये जो कैपेसिटी वो कंप्लीट हो चुकी है।
इसके अंदर ऑलरेडी 50 प्रोसेसेस है, बट फिर भी जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसेस भेजे जा रहा है ब्लॉक क्यू के पास, बट इसकी तो कैपेसिटी फुल है। तो ये जो एक्स्ट्रा के आने वाले प्रोसेसेस है उनको कहाँ पे रखेंगे, उनका क्या होगा? तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल। What is the difference between 5 state process model and 7 state process model? The only difference is कि वहां पे जो प्रोसेस है वो 5 स्टेट्स के अंदर हो सकता है, जो कि मैंने तुम लोग को बताया, और यहाँ पे जो प्रोसेस है वो 7 स्टेट्स के अंदर हो सकता है। जो 5 मैंने ऑलरेडी तुम लोग को बताया वो, और 2 एक्स्ट्रा स्टेट्स है, रेडी सस्पेंडेड स्टेट एंड ब्लॉक सस्पेंडेड स्टेट। अगर तुम इन दोनों की फंक्शनैलिटी समझ गए तो ऐसा समझ लो कि तुम पूरा का पूरा 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल समझ गए, क्योंकि इन 2 स्टेट्स के अलावा बाकी जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें बिल्कुल वैसे काम करती है जैसे 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल काम करता है। और इसीलिए मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बोला था कि मैं तुम लोग को जब 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल समझा रहा हूँगा 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल के लेक्चर में, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल। तो अगर मैं तुम लोग को 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल समझा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं तुम लोग को इनडायरेक्टली 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल ही समझा रहा हूँ। तो अगर तुम इन 2 एक्स्ट्रा स्टेट्स की फंक्शनैलिटी समझ गए तो इसका मतलब तुम पूरा का पूरा 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल समझ गए, राइट? तो अब मैं तुम दोनों को इन 2 एक्स्ट्रा स्टेट्स की फंक्शनैलिटी समझाता हूं, क्योंकि बाकी का जो डायग्राम है वो वैसा का वैसा है, बिल्कुल वैसा का वैसा। बस इतना, ये जो रेड पोर्शन के अंदर है ये तुम्हें समझने की जरूरत है। तो अब हम वो समझते हैं, बट वो समझने से पहले अगेन मैंने तुम लोग को बोला था कि 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल के ऊपर जंप करने के लिए करने से पहले तुम्हें कुछ चीजें समझने की जरूरत है। तो उन कुछ चीजों में से एक आखिरी चीज रह गई है जो तुम्हें समझने की जरूरत है, और वो चीज ये है कि अब आगे जैसे यहाँ पे जब मैं बोलता था कि कोई प्रोसेस ब्लॉक स्टेट के अंदर है, तो इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब ये होता था कि जो हमारा प्रोसेस है वो ब्लॉक क्यू के अंदर है, और क्योंकि वो ब्लॉक क्यू के अंदर है इसलिए वो ब्लॉक स्टेट के अंदर है, राइट? जब मैं बोलता था कि हमारा प्रोसेस रेडी स्टेट के अंदर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारा प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर है, और क्योंकि वो रेडी क्यू के अंदर है इसलिए वो रेडी स्टेट में है। नाउ इन द सेम वे जब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मेरा प्रोसेस रेडी सस्पेंडेड स्टेट में है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस है वो रेडी सस्पेंडेड क्यू के अंदर है, और क्योंकि वो प्रोसेस रेडी सस्पेंडेड क्यू के अंदर है इसलिए वो प्रोसेस रेडी सस्पेंडेड स्टेट में है। और जब मैं बोलूंगा कि हमारा प्रोसेस ब्लॉक सस्पेंडेड स्टेट में है, इसका मतलब यह है कि हमारा प्रोसेस ब्लॉक सस्पेंडेड क्यू के अंदर है, और क्योंकि वो प्रोसेस ब्लॉक सस्पेंडेड क्यू के अंदर है इसलिए वो प्रोसेस ब्लॉक सस्पेंडेड स्टेट में है। ठीक है, हमारे पास ऑब्वियसली इसका क्यू डायग्राम नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमें 2 डायग्राम्स नहीं ड्रॉ करना है, एग्जाम के अंदर हमें यही स्टेट डायग्राम ही ड्रॉ करना है। ठीक है, इसलिए ये स्टेप या ये कदम उठाया गया है, राइट? तो अभी 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल समझना शुरू करते हैं, रादर ये जो लाल पोर्शन में है इस चीज को समझना चालू करते हैं, क्योंकि ये समझ गए तो तुम पूरा का पूरा डायग्राम समझ जाओगे, बाकी का सेम ही है। तो अभी सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ब्लॉक सस्पेंडेड स्टेट का मतलब क्या होता है। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि अगर ब्लॉक्ड स्टेट की जो कैपेसिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है, बट फिर भी रनिंग स्टेट से प्रोसेसेस आए जा रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा के प्रोसेसेस है वो कहाँ पे स्टोर होंगे? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है ब्लॉक सस्पेंडेड स्टेट। तो अभी होता क्या है, ब्लॉक स्टेट के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं वो अपने इवेंट का वेट कर रहे हैं। तो भी इन सारे के सारे प्रोसेसेस में से जितने भी ऐसे प्रोसेसेस हैं जो अपने इवेंट का वेट कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा टाइम इन लोग को लग रहा है, तो उन प्रोसेसेस को सस्पेंड किया जाता है इनटू ब्लॉक सस्पेंडेड स्टेट, जैसे कि तुम देख सकते हो। और जब उन प्रोसेसेस को सस्पेंड किया जाता है टू ब्लॉक सस्पेंडेड स्टेट, तो यहाँ पे जो जगह बन जाती है उस जगह पे फिर वो जो एक्स्ट्रा के प्रोसेसेस है वो रखे जाते हैं। अब अगर इन फ्यूचर कभी ब्लॉक स्टेट में जगह खाली हो गई तो फिर इधर के प्रोसेसेस यहाँ पे एक्टिवेट होके शिफ्ट कर दिए जाएंगे। एंड और एक चीज तुम्हें समझने की जरूरत है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ प्रोसेसेस या कोई प्रोसेस ब्लॉक सस्पेंडेड स्टेट में है और जिस इवेंट के लिए वो वेट कर रहा है, अगर वो इवेंट ऑकर हो जाता है तो उस स्टेट में उस प्रोसेस को शिफ्ट कर दिया जाएगा इनटू रेडी सस्पेंडेड स्टेट। अब रेडी सस्पेंडेड स्टेट क्या होता है वो तुम लोग को बाद में पता चलेगा, उसका टेंशन मत लो। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ब्लॉक सस्पेंडेड स्टेट में ही क्यों हम उन प्रोसेसेस को डालते हैं। ऐसा इसीलिए
क्योंकि मैंने तुम लोग को बोला था कि ये जो सारी की सारी चीजें है ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर चलती है और इसीलिए यहाँ पे सारी की सारी कैपेसिटी लिमिटेड है। बट ये जो रेड पोर्शन में हिस्सा है यानी कि बेसिकली रेडी सस्पेंडेड स्टेट एंड ब्लॉक सस्पेंडेड स्टेट, मतलब आसान भाषा में रेडी सस्पेंडेड क्यू एंड ब्लॉक सस्पेंडेड क्यू, ये जो दोनों क्यूज है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होती है। और क्योंकि ये दोनों क्यूज सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होती है इसलिए इन दोनों की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए उन प्रोसेसेस को ब्लॉक सस्पेंडेड स्टेट के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है या इसीलिए उन प्रोसेसेस को ब्लॉक सस्पेंडेड स्टेट के अंदर सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये ब्लॉक सस्पेंडेड स्टेट की कहानी है। अब हम ये समझते हैं कि रेडी सस्पेंडेड स्टेट का मतलब क्या होता है। अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि कॉन्सेप्ट तो इस लेक्चर के अंदर तुम समझ जाओगे, बट अगर एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है तो तुम कैसे इतनी सारी चीजों को एक आंसर में समराइज कर पाओगे। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखे हुए मिल जाएंगे, जिससे आपके मार्क्स और पॉइंटर्स दोनों इंक्रीज होंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब हम ये समझते हैं कि रेडी सस्पेंडेड स्टेट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। रेडी स्टेट की जो कैपेसिटी है वो फुल हो चुकी है। मान लेते हैं कि इसकी कैपेसिटी थी ऑफ होल्डिंग 50 प्रोसेसेस और इसके अंदर 50 प्रोसेसेस ऑलरेडी है, बट फिर भी इधर से प्रोसेसेस आए जा रहे हैं, एडमिट हुए जा रहे हैं, बट इधर की तो कैपेसिटी फुल है, तो वो जो एक्स्ट्रा के प्रोसेसेस है वो कहाँ पे स्टोर होंगे। दिस इज द प्रॉब्लम। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है रेडी सस्पेंडेड स्टेट। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर रेडी क्यू यानी कि रेडी स्टेट की कैपेसिटी कंप्लीट हो जाती है यानी कि फुल हो जाती है, बट फिर भी यहां से प्रोसेसेस आए जा रहे हैं, तो उस केस में रेडी स्टेट के अंदर के जितने भी प्रोसेसेस है उन प्रोसेसेस में से ऐसे प्रोसेसेस जिनकी प्रायोरिटी सबसे कम है उन प्रोसेसेस को सस्पेंड किया जाता है इनटू द रेडी सस्पेंडेड स्टेट। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो जगह बचती है उस जगह पे फिर जो आने वाले प्रोसेसेस है उन प्रोसेसेस को रखा जाता है और फ्यूचर में जब यहाँ पे जगह बच जाती है तो उस जगह में फिर रेडी सस्पेंडेड स्टेट के वो जो प्रोसेसेस है उन प्रोसेसेस को एक्टिवेट करके शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो रेडी सस्पेंडेड स्टेट ऐसे काम करता है। अब अगेन द क्वेश्चन इज रेडी सस्पेंडेड स्टेट के अंदर ही उन प्रोसेसेस को शिफ्ट क्यों किया जाता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि रेडी सस्पेंडेड स्टेट जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होता है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होता है, इसलिए इसके अंदर तुम कितने भी प्रोसेसेस डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारा स्पेस है इसके अंदर। बाकी की सारी चीजें प्राइमरी मेमोरी के अंदर हो रही है, ये और ये सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है मेरे भाई, इसलिए इन दोनों स्टेट्स के अंदर तुम जितने भी प्रोसेस डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारा मेमोरी है। ठीक है, इतना समझ गए। अब तुम्हें और एक चीज समझने की जरूरत है। हमने अभी यहाँ का मतलब बेसिकली ये जो रिलेशन है ये समझा। व्हाट अबाउट दिस, ये क्या है। देखो, रेडी स्टेट की कैपेसिटी कंप्लीट हो चुकी है, बट फिर भी नए प्रोसेस जनरेट हो ही जा रहे हैं, नए प्रोसेस जनरेट हो ही जा रहे हैं। तो उस केस में इंस्टेड ऑफ उन प्रोसेसेस को इधर डालना और ये सब नौटंकी करना, वो जो प्रोसेसेस है जो जनरेट हुए जा रहे हैं उनको डायरेक्टली हम रेडी सस्पेंडेड स्टेट के अंदर भी शिफ्ट कर सकते हैं, या उन प्रोसेसेस को डायरेक्टली हम न्यू स्टेट से रेडी सस्पेंडेड स्टेट में एडमिट कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये एरो उसका है। अब तुम्हें बस दो चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, मैंने तुम लोग को क्या बोला था, मैंने तुम लोग को यह बोला था कि रेडी स्टेट अगर फुल है बट फिर भी प्रोसेसेस आए जा रहे हैं, तो उस केस में रेडी स्टेट के ऐसे प्रोसेसेस जिनकी प्रायोरिटी कम है उन प्रोसेसेस को सस्पेंड कर दिया जाता है इनटू रेडी सस्पेंडेड स्टेट। ये बोला था मैंने, राइट। अब जो केस मैं तुम लोग को बताना चाहता हूं उस केस के बारे में समझो। मान लेते कि रेडी स्टेट फुल हो चुका है, और ये भी समझ लो कि रेडी सस्पेंडेड स्टेट जो है उसके अंदर कुछ प्रोसेसेस है। तो इस केस में ये देखा जाएगा कि क्या रेडी सस्पेंडेड स्टेट के अंदर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी, एंड बाय द वे हर प्रोसेस की एक प्रायोरिटी होती है, राइट। तो इस केस में ये देखा जाएगा कि क्या रेडी सस्पेंडेड स्टेट के अंदर ऐसा कोई प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी रेडी स्टेट के किसी प्रोसेस के प्रायोरिटी से ज्यादा है। अगर रेडी सस्पेंडेड स्टेट में ऐसा कोई प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी
रेडी स्टेट के किसी प्रोसेस के प्रायोरिटी से ज्यादा है तो उस केस में ये जो प्रोसेस है जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी है रेडी सस्पेंडेड स्टेट वाला, उस प्रोसेस को उधर भेज दिया जाएगा उस प्रोसेस के जगह पे जिसकी प्रायोरिटी उससे कम थी, और वो जो प्रोसेस था उसको इसकी जगह पे भेज दिया जाएगा। बेसिकली हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले प्रोसेस चाहिए, और इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे भी यूज किया जाता है चीजों को आसान बनाने के लिए। ठीक है, अब जो दूसरी चीज तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि मैंने तुम लोग को बोला था बीच में एक लेक्चर, मतलब लेक्चर के बीच में मैंने तुम लोग को बोला था कि वेटिंग फॉर एन इवेंट टू ऑकर, प्रोसेस वेटिंग फॉर एन इवेंट टू ऑकर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है वो इनपुट वाला एग्जांपल, तुम जब तक कंप्यूटर के अंदर दो नंबर्स इनपुट नहीं डालते तो तुम्हारा कंप्यूटर के अंदर दो नंबर्स इनपुट में डालना इज एन इवेंट, एंड जब तक तुम वो दो नंबर्स इनपुट में नहीं डालते तब तक द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन इवेंट टू ऑकर। ये मैंने तुम लोग को बोला था, राइट? तो तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि इवेंट का मतलब तुम्हारा कंप्यूटर के अंदर इनपुट डालना सिर्फ एक चीज नहीं है। इवेंट के बहुत सारे मतलब होते हैं। इवेंट का मतलब इनपुट डालना हो सकता है, इवेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि प्रोसेस इज वेटिंग फॉर रैम, सफिशिएंट रैम नहीं है उसके पास फिलहाल के लिए करंटली, तो द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर इनफ रैम। ऐसे भी हो सकता है कि प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम फाइल। तो बेसिकली इवेंट के बहुत अलग अलग मतलब होता है। ये बस कुछ एग्जांपल्स हैं।